ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। देखिए G7 कंट्रीज की मीटिंग होती है पेरिस में 1989 में G7 कंट्रीज की मीटिंग होती है पेरिस में, और वहाँ पर एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बातचीत हुई। वो अहम मुद्दा ये था कि लगातार जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, काउंटरफिटिंग ऑफ करेंसी, फेक करेंसी, ये जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया। इसके लिए इन्होंने कहा कि हम दो तरीके की लिस्ट बनाएंगे, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट इज अ काइंड ऑफ अ वार्निंग लिस्ट। अगर कोई कंट्री इस तरह की चीज़ों में असिस्टेंस करते हुए पाई गई, जो मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट कर रही है या मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रही है या टेररिस्ट फाइनेंसिंग या काउंटर फिटिंग कर रही है करेंसी का, तो उन्हें ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इट इज़ अ साइन ऑफ वार्निंग। लेकिन अगर वो कंट्री सच में इस तरह के कामों को उसने कंट्रोल नहीं किया और बाद में वो इन सब कामों में पकड़ी जाती है, तो उस केस में उस कंट्री को ब्लैक लिस्ट कर दिया। ब्लैक लिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि अब उस कंट्री के साथ ट्रेड नहीं किया जाएगा, उसको इंटरनेशनल समिट में बुलाया नहीं जाएगा, उसको एक तरह से पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया जाएगा उस कंट्री को। दिस इज ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान अभी कुछ समय पहले, तो ब्लैक लिस्ट में नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्ट किया गया, ईरान को किया गया। तो दिस इज अबाउट द FATF. The objective of FATF are to set standards and to promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures for combating money laundering, terrorist financing and other related threats. It is the process by which large amount of illegally obtained money from drug trafficking, terrorist activity and other serious crimes is given the appearance of having originated from the legitimate source. The process by which large amount of dirty money, that is money obtained from serious crime, drug trafficking, terrorist activity, made to look clean money is known as money laundering. इसे दो लिस्ट होती है। अब इन लिस्ट का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ग्रे लिस्ट को बोलते हैं jurisdiction under increased monitoring, countries that are considered safe haven for supporting terror funding, money laundering are put in FATF grey list. तो एक तरह की वार्निंग है, सुधर जाओ नहीं तो ब्लैक लिस्ट कर दिए जाओगे। और ब्लैक लिस्ट क्या है? हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, टेरर फंडिंग कर रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, तो वहां पर आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। भारत FATF का मेंबर है, ये ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है ये भी समझ लेते हैं। देखिए कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी कंपनी की लीक हो जाती है, जैसे उसका एक नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन जो कि उसके ट्रेड को बहुत बढ़ा सकता है, उसकी गुडविल, उसकी इमेज को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकता है, उसके ब्रांड वैल्यू, उसके रेपुटेशन को बढ़ा सकता है। और ऐसे में कोई इंफॉर्मेशन उसकी लीक हो जाए तो उसके सारे किए कराए पर पानी फिर जाता है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जो आपकी कंपनी में बहुत एमिनेंट पोस्ट पे है, बहुत ट्रस्टवर्दी पोस्ट पे है, बहुत बड़ी पोस्ट पे है, और वो व्यक्ति आपके कॉम्पिटिटर को कोई भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लीक कर दे या आपके फ्यूचर स्टेप को बता दे, जिसके कारण आपके ओवरऑल बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़े। दिस इज इनसाइडर ट्रेडिंग। तो व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग? It is the buying or selling of publicly traded companies' share debt paper by someone who has confidential information about that paper shares. Insider trading is defined as a malpractice where trade of companies' securities undertaken by people who, by virtue of their work, have access to otherwise non-public confidential information which can be crucial for making investment decisions. ठीक है, तो ये एक तरह का insider trading is a kind of a practice जिससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। Then we have social stock exchanges. Social stock exchanges क्या होता है फ्रेंड्स, इसको भी देख लेते हैं। देखिए एक कमिटी अपॉइंट करी गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इशाद हुसैन के नाम से के लीडरशिप में कमेटी अपॉइंट करी गई, जिसमें ये कहा गया कि भारत में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, मतलब प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, उनका ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर। अब जो सोशल वेलफेयर के लिए जो वो काम करती हैं उसके लिए दे नीड फंड्स। तो ऐसे में क्या ऐसा करा जाए जिससे उनकी फंड रेजिंग इंप्रूव की जाए और लोग उनके प्रोडक्ट्स को या उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों को, फंड्स को खरीदें और फंड प्रॉपर्ली उनको प्रोवाइड कर पाए। तो इसके लिए एक चीज़ कही गई कि NSE और BSE में सोशल स्टॉक एक्सचेंज नाम से चीज़ को स्टार्ट किया गया। तो व्हाट इज दैट? द पैनल वाज सेट अप बाय सेबी इन September 2019 अंडर द चेयरमैन ऑफ इशाद हुसैन टू
suggest possible structure and regulation for creating SSC to facilitate listing and fundraising by social enterprise as well as voluntary organization. It is a new concept in such a is to serve private and non-profit sector provider by channelizing greater capital to them, ताकि fundraising उनके लिए proper हो पाए. As the proposal, SSC can be housed with the existing stock exchange, जिसमें मैं बता ही चुका हूँ, ताकि ओवरऑल मान लीजिए इनके प्रोडक्ट्स या इनके जो गुड्स हैं उनको आप स्टॉक्स में रजिस्टर्ड करवा के इनके लिए प्रॉपर फंड रेज करा पाए. दैट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज. क्योंकि भारत में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो कि वेलफेयर के लिए काम कर रही है, लेकिन उनके पास फंड क्रंच है, उनके पास अच्छा फंड नहीं है. तो उनको बेहतर फंड प्रोवाइड कराने के लिए, उनका फंडिंग मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग कराने के लिए ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज की एस्टैब्लिशमेंट करी जाती है. इसका कोर ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को फंड की कमी ना रहे, इसीलिए पूरे भारत भर से लोग इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें थ्रू NSE BSE. देन वी हैव नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटरी नोट्स. फ्रेंड्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. इसको मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा लिख के. जैसे मान लीजिए ये रिलायंस है, ठीक है, और यहां पर कोई